लखनऊ से खबर आ रही है, जहां के नाका स्थित गुरुद्वारे पहुंचकर सीएम योगी ने सभी श्रद्धालुओं को बधाई दी है। गुरु गोविंद सिंह जी को नमन भी किया। इस दौरान सीएम योगी ने क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं आपको। हम सब जानते हैं कि भारत के अंदर मध्यकाल जो भारत के इतिहास में विदेशी आक्रांताओं की दृष्टि से एक अंधकार का युग माना गया था। उस कालखंड में गुरु नानक देव जी से लेकर के गुरु गोविंद सिंह जी महाराज तक भारत के इतिहास को स्वर्णाक्षरों में दर्ज कराने के लिए जिन उस कालखंड में कुछ गुरुओं ने इस धराधाम पर अवतरित होकर के धर्म, संस्कृति और भारत की रक्षा करने का उस समय कार्य किया था, वह उस कालखंड में सिख गुरुओं के कारण ही संभव हो पाया कि हर भारतीय, सच्चा भारतीय गुरु परंपरा के प्रति आज भी बहुत श्रद्धा और सम्मान का भाव रखता है। भक्ति से लेकर के त्याग और बलिदान की एक अमिट परंपरा का नाम है खालसा पंथ। आवाज के माध्यम से हम लोक कल्याण के अनेक कार्यक्रम को आगे बढ़ा पाएंगे और मैं मानता हूं कि गुरु कृपा का ही हमारे सामने और प्रसाद है, जिसके कारण हम लोगों ने प्रदेश के अंदर तमाम विपरीत चुनौतियों का सामना किया। उसी का परिणाम है कि कोरोना प्रबंधन तमाम चुनौतियों के बावजूद हम सफलतापूर्वक देश और दुनिया के सामने एक मानक बनाने में। आगे बढ़ते हैं। लखनऊ से अहम खबर आ रही है, जहां सोमवार को शाम 4 बजे बीजेपी की अहम बैठक होनी है। पहले चरण के प्रत्याशियों पर बैठक में मंथन होगा। सीएम योगी, दोनों डिप्टी सीएम बैठक में मौजूद होंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी इस बैठक में शामिल होंगे। प्रदेश संगठन महामंत्री सुनील बंसल भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो क्योंकि चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जा चुका है और अब देखिए प्रदेश संगठन महामंत्री सुनील बंसल भी बताया जा रहा है कि इस बैठक में शामिल होंगे। प्रत्याशियों के नाम पर मंथन किया जा सकता है। कल शाम 4 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब बीजेपी इस पूरे मामले पर पहले चरण में प्रत्याशियों के नाम पर मंथन किया जाएगा और बैठक होगी। सीएम योगी भी रहेंगे इस बैठक में मौजूद, दोनों डिप्टी सीएम इस बैठक में मौजूद रहेंगे, स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद रहेंगे, साथ ही सुनील बंसल जो कि प्रदेश संगठन महामंत्री हैं, वो भी कल शाम होने वाली 4 बजे बीजेपी की अहम बैठक में मौजूद रहेंगे। कई अहम बिंदुओं पर यहाँ पर चर्चा की जाएगी। पहले चरण का चुनाव जो है वो 10 फरवरी को है उत्तर प्रदेश में। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से चुनाव की शुरुआत हो रही है। 7 चरण में चुनाव चलेगा। 7 मार्च 2022 तक जनता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेगी और इन सभी 5 राज्यों के नतीजे 10 मार्च 2022 को सामने आएंगे। वहां यूपी विधानसभा चुनाव 2022 की तारीखों के ऐलान के बाद बीएसपी प्रमुख मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस दौरान उन्होंने चुनाव को लेकर अपने आगे की रणनीति भी साझा की है। मायावती ने कहा कि चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में चुनाव की घोषणा की है। मुख्य चुनाव आयोग ने जो भी चुनाव आचार संहिता लागू की है, हमारी पार्टी उसका पालन करेगी। मुख्य चुनाव आयोग से ये कहना चाहूँगी कि यूपी, उत्तराखंड व पंजाब आदि इन राज्यों की जनता में स्वतंत्र, निष्पक्ष व शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव कराने के प्रति विश्वास को कायम करने के लिए यह बहुत ज़रूरी है कि चुनाव आयोग यहाँ अपनी आदर्श चुनाव आचार संहिता को पूरी सख्ती से लागू कराने के लिए ठोस कार्रवाई अवश्य करें, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में हुए चुनावों के दौरान हर प्रकार की धांधली करने तथा सत्ता व धर्म का चुनावी स्वार्थ के लिए अनुचित इस्तेमाल करने की प्रवृत्ति काफ़ी घातक रूप में बढ़ी है, जिससे चुनाव काफ़ी प्रभावित होता है। बल्कि पिछले कुछ चुनावों में कोरोना के अति प्रकोप में भी
जिस प्रकार से रैलियों व रोड शो आदि के जरिए चुनाव आचार संहिता का खुला उल्लंघन किया गया है, तो उससे भी पूरा देश काफ़ी हैरत में रह गया है। साथ ही पिछले कुछ वर्षों से चुनावों को विशेषकर धार्मिक रंग देकर जिस प्रकार से संकीर्ण स्वार्थ की राजनीति की जा रही है, तो उस पर भी चुनाव आयोग को काफ़ी सख्त कदम उठाने की खास ज़रूरत है और इन मामलों में पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों का निष्पक्षता के साथ बिना भेदभाव के कानून के मुताबिक काम कराने को सुनिश्चित करने के लिए भी ये ज़रूरी है कि सरकारी मशीनरी में चुनाव आयोग का कानूनी खौफ ज़रूर कायम रहे। आगे बढ़ते हैं। न्यूज़ 1 इंडिया से बोले ओपी राजभर, बीजेपी को हरा कर ही दम लूंगा, कभी बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा, बीजेपी को 50 साल पीछे खड़ा कर देंगे। राजभर ने यह भी कहा कि सरकार से हर वर्ग नाराज इस वक्त चल रहा है, हम अपने वादों के साथ जनता के बीच जाएंगे। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, बीजेपी को 50 साल पीछे खड़ा कर देंगे। ओम प्रकाश राजभर का यह बयान भारतीय जनता पार्टी पे आया है और उन्होंने ये भी कहा है कि सरकार से हर वर्ग इस वक्त नाराज चल रहा है। शंखनाद हो चुका है। 2022 के चुनाव की आचार संहिता लागू हो चुकी है। इस समय हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं सुभाषा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी। हम बात करेंगे राजभर जी, चुनाव की जो तैयारी करी जाती है, जिसका ऐलान किया इंतजार किया जाता, वो अब घड़ी आ गई। अब माना जा रहा है कि आपको चुनाव में जाना है, कैसी तैयारी है? देखिए, हम लोगों की पूरी तैयारी हो चुकी थी। हमारा मतदाता जो बूथ पर वोट देने के लिए तैयार है, वो भी तारीख का ही इंतजार कर रहा था। हम लोग ग्रास रूट पे संगठन जो बूथ पर कमेटी बनाना, सेक्टर में कमेटी बनाना, ब्लॉक में, विधानसभा में, सब हम लोग संगठन बना करके सब तैयार हैं। तो जो हमारा मोर्चा है वो मोर्चा पूरी तरह चुनावी मूड में लोकसभा चुनाव के बाद से ही लगा हुआ है। तो जनता के बीच में जो मैसेज हम लोगों को देना था, जातिवार जनगणना सरकार बनने पर हम कराएंगे, 300 यूनिट बिजली हम फ्री देंगे, गरीबों का इलाज हम फ्री करेंगे, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट हम लागू करेंगे, हम प्रदेश में जो किसान अन्ना पशु से परेशान है, हम उस अन्ना पशु से हम आपको निजात दिलाएंगे। जो सड़क पे अन्ना पशु से दुर्घटनाएं हो रही हैं, 70% मरीज ट्रामा सेंटर में अन्ना पशु से लड़के आ रहे हैं, हम उससे भी निजात दिलाने के लिए पूरी व्यवस्था देंगे। तो ये सारी चीज़ें उनके बीच में जब वो रखे, पुलिस विभाग के संबंध में जैसे हम लोगों ने कहा कि भाई आप अपने पैसे से जनता का काम करते हो, तनख्वाह के पैसे से, तो हम आपको 250 रुपया महीना जो है हम रिचार्ज कर देंगे, हम आपके बॉर्डर सीमा ख़त्म कर देंगे, हम जो 300 रुपया आपको साइकिल अलाउंस मिलता है, हम उसको 3000 रुपया महीना मोटरसाइकिल अलाउंस के नाम पर देने की व्यवस्था बनाएंगे। ये सारी चीज़ें जब हम जनता के बीच में रखे तो जनता ने इसका एकदम खुल के सहयोग किया और जनता ने कहा कि आप निश्चिंत होकर जाइए, हम लोग पूर्ण बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश में बना करके, जो आपका सपना है कि माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना, तो आपका सपना साकार होगा। ये जनता की तरफ से आवाज़ है। देखा जाए जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आया था, अभी कल की बात करेंगे तो जो किसानों की पंप की जो यूनिट्स थी उसका पैसे कम कर दिया है सरकार ने। रोजगार के लिए बताते हैं कि सबसे ज़्यादा रोजगार अगर कहीं दिया गया तो उत्तर प्रदेश की जनता के द्वारा दिया गया है। तो वो अपने वादों के साथ जा रहे हैं। उन्होंने जो कहा, जो हमने संकल्प पत्र जारी किया था जब आप सरकार में थे, जब 2017 में सरकार में नहीं थी, अब वो काम कर चुके हैं और अपने काम के साथ जनता के बीच में जा रहे हैं। नहीं, बहुत सही है। वो जा करके जनता के बीच में मर्द हैं, हम चुनौती दे के कहते हैं मर्द हैं अगर, तो वो कहें कि 69,000 शिक्षक भर्ती में पिछड़े दलित का हिस्सा हमने लूटा है। अगर मर्द हैं तो जाके माइक पर बोल दें। अगर ये मर्द हैं तो 68,500 शिक्षक भर्ती में 27% पिछड़ों का, 22.5% शेड्यूल का, शेड्यूल टाइप्स का हिस्सा लूटा है। मर्द हैं तो जाके बोल दें। और ये जहाँ मर्द हैं तो बोल दें जाके कि रमाबाई अंबेडकर मैदान में निषाद बिंद केवट मल्ला कश्यप को हमने बुलाया था आरक्षण देने के लिए। अमित शाह आए थे, जुमलेबाज आया था और जुमला बोल के चला गया। ये कह दें कि हम बुलाए थे बेवकूफ़ बनाने के लिए। है हिम्मत इनमें कहने के लिए? इन्होंने जो किया है वो चला कहने के लिए, कहाँ नौकरी दिए हैं। 16 पेपर हुआ, 16 लीक हो गया। ये लीकेज नहीं बंद कर सकते तो का वोट है कोई देगी? मतलब कि खाली वादे हैं, जुमलेबाजी जो आप बता रहे, खाली वादे हैं, वादों के साथ वहाँ पे जाएंगे वो। अब आप सोच लीजिए कि गरीब सवर्ण को 72 घंटे में 10% आरक्षण मोदी, योगी, अमित शाह ने दे दिया और वहीं हम उसके समर्थक हैं, आपने दे दिया, स्वागत करता हूं। लेकिन जब पिछड़ों के आरक्षण देने की बात आती है तो आप यहां से चिट्ठी आरजीआई को लिखते हो, बेवकूफ समझते हो। कहा है पिछड़ों को? केशव मौर्य को स्टूल पर बैठाओगे?
अरे मैं होता वहां स्टूल पर बैठाते ना, स्टूल हुआ तान के मारते। हमारा प्रदेश अध्यक्ष पिछड़े समाज का, उसको फाइबर की कुर्सी पे दोगे और तुम लोग बैठोगे सोफा पर। हम होते तो फाइबर की कुर्सी उलाट करके 10-12 लोगों को पीटते। यही तो लोडर लोग वहां जाके बैठे हैं। ये बोला है हिम्मत इनकी बोलने की। प्रदेश जनता महंगाई से एकदम त्राहिमाम कर रही है। इनके अहंकार से पत्रकार दुखी है, व्यापारी दुखी है, छात्र दुखी है, बेरोजगारी चरम पे है, किसान परेशान है, हर आम आदमी परेशान है। तो कौन इनको वोट दे रहा है? आप देखिएगा ना, इन्होंने 50 सीट से ज्यादा न जीती हैं। आंकड़े तो वादे तो कर रहे हैं कि 350 का आंकड़ा पार करेंगे। नहीं, वो सही कर रहे हैं कि आए उत्तर प्रदेश के लोगों, आपने मेरी सरकार बना दी तो 350 रुपया में आपको हम सरसों का तेल बेचवाएंगे, 350 रुपया में अरहर की दाल, 350 रुपया में पेट्रोल, 350 रुपया में डीजल और 3500 में गैस सिलेंडर देंगे। हमारे ऊपर विश्वास करो, हमारी सरकार बनाओ। तो आज उन्होंने एक पोस्टर भी जारी किया है कि मोदी है तो मुमकिन है और योगी है तो यकीन है। हाँ, मोदी है। मोदी दुनिया में अगर झूठ बोलने वाला कोई नेता एक नंबर का है तो उस नेता का नाम है नरेंद्र मोदी जी। दूसरे नंबर का झूठ बोलने वाला अगर कोई नेता है तो उसका नाम है योगी आदित्यनाथ जी। तीसरे नंबर का जुमलेबाज अगर कोई है तो उस नेता का नाम है अमित शाह जी। ये तीनों मिलके बोला था ना मोदी जी ने कि सौगंध मुझे इस मिट्टी की देश नहीं बिकने दूंगा। रेलवे बेच दिया, बैंक बेच दिया, LIC बेच दिया, BSNL बेच दिया, कोयले की खदान बेच दिया। नारा दिया था कि आए गरीबों, हवाई चप्पल पे चलने वाले लोगों जहाज में उड़ाऊंगा, जहाजियों बेच दिया। इनका ये कहना। और योगी का पिछड़ों का हिस्सा लूटा। 1700 थाने हैं। पिछली सरकार में 6 DM थे समाजवादी पार्टी की सरकार में, तो बहुत ही योगी चिल्ला रहे थे, बहुत मोदी चिल्ला रहे थे कि अहिरबाद हो रहा है। अब आज के तारीख में 20-20 ठाकुर हैं DM। जबान नहीं खुल रही है। मर्द हो तो बोलो कि 20 ठाकुर हमने बनाया है DM, 21 SP बनाया है DM ठाकुर। है औकात इनकी? चीन करके जाति के बुलडोजर चल रहा है। हरशंकर तिवारी के यहाँ छापा पड़ेगा, विजय मिश्रा के यहाँ छापा पड़ेगा। खुशी दुबे एक भी मुकदमा नहीं, जेल में। 25,000 का इनामी। वो क्रिकेट के मैदान में क्रिकेट खेल रहा है, खिलवाओगे? चूंकि योगी का बिरादर है तो जाति तो ये करते हैं। धन्यवाद। तो ये थे ओम प्रकाश राजभर जी, बताया था कि अब की बार लखनऊ उत्तर प्रदेश से बीजेपी की विदाई तय है और उन्होंने संकल्प ले लिया था 3 साल पहले ही। वो पहले ही ऐसे हैं जिन्होंने न केवल पद का त्याग किया था बल्कि उस दिन ठान लिया था कि बीजेपी की उत्तर प्रदेश से विदाई जरूर करके देखेंगे। अब देखना होगा कि 2022 के चुनाव में कितनी रणनीति लाते हैं और समाजवादी पार्टी के साथ राजभर जी का जो गठबंधन है वो कितना रंग लाएगा, ये 10 मार्च को पता चल जाएगा। लखनऊ से कैमरामैन सैफ के साथ मनीष मिश्रा, न्यूज़ 18। चुनावी तारीखों के ऐलान के साथ सभी दल अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। खास बात है कि कोरोना की वजह से इस बार का चुनाव और चुनाव से बिल्कुल अलग है। जहां 15 जनवरी तक चुनाव आयोग ने जनसभा, बाइक, साइकिल रैलियों पर रोक लगा दी है और वहीं रोड शो पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। आइए एक रिपोर्ट देखते हैं जिसमें नेता अपने अपने दल की जीत के दावे कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 22 का सेहरा किसके माथे सजेगा, अब इसका उत्तर जानने के लिए ज्यादा इंतजार करना नहीं पड़ेगा। चुनाव आयोग के तारीखों के ऐलान के साथ ही चुनावों की मुनादी सी बज गई। 10 मार्च को मतगणना के साथ ही पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। 403 सीटों के लिए 7 चरणों में होने जा रहे चुनावों के लिए सबके अपने दावे हैं, सबके अपने वादे हैं। CM योगी ने कहा, जनता को बीजेपी पर पूरा विश्वास है, इसलिए सूबे में फिर इस बार बीजेपी की सरकार बनेगी। चुनाव लोकतंत्र का उत्सव है। भारत निर्वाचन आयोग ने देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश पिछले 5 वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके प्रेरणा से बदलाव और विकास की एक नई राह पर चला है। नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र का ये महापर्व का हम हृदय से स्वागत करते हैं। 10 मार्च 2022 को जब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के परिणाम आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जनता जनार्दन का आशीर्वाद प्राप्त करने में सफल होगी, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। वहीं सूबे के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक का कहना है कि बीजेपी चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। न्यूज़ 1 इंडिया से खास बातचीत में कहा, पार्टी इस बार फिर 325 से अधिक सीटें जीतेगी। वहीं ब्राह्मणों के मतों पर कहा कि ब्राह्मण शुरू से ही बीजेपी के साथ रहा है और रहेगा।
उत्तर प्रदेश में आचार संहिता लागू हो गई है। इस पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ उत्तर प्रदेश कानून मंत्री ब्रजेश पाठक जी हैं। सर, उत्तर प्रदेश के अंदर भाजपा की क्या तैयारियां हैं बेसिकली, और जो लगातार देखा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी कह रही है कि जो इस तरह से चुनाव आयोग ने सब कुछ कहा है उसमें वर्चुअली रूप से जो छोटे दल हैं उनको दिक्कत होने वाली है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग के हर निर्देश का अनुपालन करने के लिए तैयार है। प्रदेश के इन 5 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने और हमारे संगठन ने लगातार सतत संपर्क सभी लोगों से बनाए रखा है और विपक्षी दलों के सपनों को इस प्रकार धूलविसरित उत्तर प्रदेश की जनता करने वाली है। सर, ब्राह्मणों को लेकर के तमाम राजनीतिक पार्टियां, चाहे बसपा हो, कांग्रेस हो, सपा हो, काम कर रही है। आपकी क्या रणनीति ब्राह्मणों को लेकर? देखिए, ब्राह्मण समाज प्रारंभ काल से ही भारतीय जनता पार्टी के साथ है और भारत संस्कृति को, भारत की सांस्कृतिक विरासत को केवल भारतीय जनता पार्टी ही मजबूत कर रही है, उसे आगे बढ़ा रही है और मूल कारण ब्राह्मण समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा हुआ है। सर, अभी कुछ देर पहले ऐसी खबरें हैं कि ओम प्रकाश राजभर ने जो दयाशंकर सिंह उपाध्यक्ष भाजपा के हैं उनसे मुलाकात की है, तो अगर वो आना चाहेंगे तो आप लोग स्वीकार कर? इस प्रकार की बातों का फिलहाल मुझे लगता है कि जब तक कुछ हो नहीं जाए तब तक कहना बेकार है। पूर्व सीएम और सपा मुखिया अखिलेश यादव ने 10 मार्च को सपा सरकार के आने की उम्मीद जताई है। वहीं बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। इलेक्शन कमीशन ने जो शर्तें रखी उनका शर्तों का पालन होगा और अगर वो डोर टू डोर कम लोगों के साथ और जो नियम बने उनका पालन करते हुए प्रचार करना होगा तो प्रचार करेंगे। ये इलेक्शन कमीशन को सख्ती सरकार के लिए रखनी चाहिए क्योंकि सरकार यहाँ पर मनमानी करेगी। पिछले चुनाव में भी मैंने देखा कि किसी भी नियम को इस सरकार ने नहीं माना, इसलिए इलेक्शन कमीशन कम से कम ये निगरानी रखे कि सरकार में बैठे लोग उनके नियमों का पालन करें, क्योंकि ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोविड के समय पर इलेक्शन हो रहा है और इलेक्शन कमीशन भी तमाम नियमों को और तमाम नियम बनाए हैं। मेडिकल ऑफिसर्स, नोडल ऑफिसर्स बनाए गए हैं, डिस्ट्रिक्ट और अन्य जगह पर मेडिकल ऑफिसर भी नोडल ऑफिसर्स हैं। तो कहीं ना कहीं आशंका इस बात की भी है कि कोविड होगा या कोविड फैलेगा, और अगर वर्चुअल रैली के लिए हम जाएंगे तो उन पार्टियों के लिए कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन को सोचना चाहिए। जिन पॉलिटिकल पार्टीज़ के पास, जिन पॉलिटिकल पार्टीज़ के वर्कर्स के पास अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वर्चुअल रैली के लिए तमाम चीज़ें नहीं है, तो आखिरकार वो कैसे करेंगे? बसपा सुप्रीमो मायावती के चुनावी नतीजों को लेकर अपने दावे हैं। मायावती ने कहा उनकी पार्टी गरीबों, मजदूरों का ध्यान रखती है, वहीं अपराधियों को छोड़ती नहीं। सन 2007 की तरह ही इस बार बीएसपी इसमें नंबर 1 पर ही आगे रहेगी और अपनी फिर से यहाँ अकेले अपने बलबूते पर ही पूर्ण बहुमत की सरकार जरूर बनाएगी। ऐसा मुझे यहाँ अपनी पार्टी के लोगों पर पूरा भरोसा भी है। यूपी का 2007 से जो ट्रेंड चल रहा है उसमें एक पार्टी जो सत्ता में आती है वो फिर दोबारा नहीं आती। 2007 में मायावती ने 206 सीटों के साथ जीत का परचम फहराया था। वहीं 2012 में 224 सीटों के साथ अखिलेश यादव ने स्पष्ट बहुमत पाया था। 2017 में बीजेपी गठबंधन ने 325 सीटों पर जीत का झंडा बुलंद किया था और योगी आदित्यनाथ को सीएम की कमान मिली थी। बहरहाल 2022 का चुनाव बेहद निर्णायक है। कोरोना के बीच हो रहे चुनाव में क्या बीजेपी फिर से सूबे में कमल खिला पाती है या 2007 का ही ट्रेंड फिर जारी रहता है, ये देखने वाली बात होगी। एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि चुनाव से पहले भारी मात्रा में अवैध शराब की रिकवरी हुई है। अवैध शस्त्र भी पकड़े गए हैं। 11,33,894 लाइसेंसी का सत्यापन कराया जा चुका है, जिसके बाद कुछ लोगों के लाइसेंसी शस्त्र जमा किए गए हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस आगामी विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 को निष्पक्ष, सकुशल, प्रलोभन मुक्त एवं पारदर्शी तथा हिंसा रहित तरीके से कराने के लिए कटिबद्ध है और ये हमारी संवैधानिक ड्यूटी है। इस संबंध में आप सबको विदित है कि कल माननीय निर्वाचन आयोग भारत सरकार के द्वारा चुनाव के कार्यक्रम घोषित किए जा चुके हैं और उसके हिसाब से उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में चुनाव होंगे। प्रथम चरण में
10 फरवरी को कुल 11 जनपदों के 58 विधानसभा में चुनाव होंगे। ये जनपद हैं शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, हापुड़, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, आगरा, फिरोजाबाद, एटा और कासगंज। इसी तरीके से विभिन्न चरणों में चुनाव होंगे। द्वितीय चरण में 55 विधानसभा क्षेत्रों में 14 फरवरी को मतदान होंगे। तृतीय चरण में 59 विधानसभा क्षेत्रों में 20 फरवरी को चुनाव होंगे। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 1।